हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, हमने फिजिक्स में एक चैप्टर फिनिश किया है और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप लेक्चर देखना। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हमने देखा क्या क्या था, इसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा। ह्यूमन आई नॉर्मली क्या काम करती है? हमारे सराउंडिंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सबको सेंस कराने का काम करता है। मतलब ऐसा ऑर्गन है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। अब यहाँ पे आई में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर जो होती है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जो है हमारी आंखों में, बच्चों देखो लाइट जो है वो आंखों के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें हैं इतनी सी और लाइट आ रही है पूरी जगह से, तो इस पूरी लाइट को क्या करना है? कन्वर्ज करना है। तो मैक्सिमम कन्वर्जिंग का काम जो है वो कौन करता है? कॉर्निया, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है और इसकी सरफेस थ्योरी कैसी है? कॉन्वेक्स की तरह है। उसके बाद आता है प्यूपिल। प्यूपिल जो है आंखों के अंदर लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। डिम लाइट में प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाती है और ब्राइट लाइट में प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है। डिम लाइट में बड़ी क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लाइट बहुत कम है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कराने के लिए प्यूपिल अपनी साइज क्या रखता है? बड़ी। ऐसे ही ब्राइट लाइट में बहुत ज्यादा लाइट है। अब बहुत ज्यादा लाइट, इतनी ज्यादा लाइट अगर आंखों के अंदर जाएगी तो आंखें क्या हो सकती हैं? डैमेज हो सकती हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए प्यूपिल अपनी साइज क्या कर लेता है? छोटी। अब प्यूपिल की साइज को छोटा बड़ा करने का काम जो है वो होता है आइरिस की हेल्प से। आइरिस का काम यही होता है प्यूपिल की साइज को छोटा और बड़ा करना। अब हमारी आंखों के अंदर एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि छोटा बड़ा हो सकता है। और ये लेंस जो है छोटा बड़ा क्यों होता है? पास के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हमारे आंखों की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? कम। आंखों की फोकल लेंथ कम होने के लिए हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। ऐसे ही जब हमको दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हो तो आंखों की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा। आंखों की फोकल लेंथ ज्यादा करने के लिए ये लेंस क्या हो जाता है? थिन हो जाता है। मतलब हमारी आंखों के अंदर ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम ज्यादा हो सकती है। और ये फोकल लेंथ कम ज्यादा किसकी हेल्प से होती है? ये होती है सिलियरी मसल्स की हेल्प से। आंखों के अंदर दो टाइप के लिक्विड भी भरे होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो हमारी आंखों के अंदर प्रेशर को मेंटेन करता है और इस लेंस को जो भी विटामिन या प्रोटीन्स की जरूरत होती है वो प्रोवाइड कराता है। और विट्रस ह्यूमर जो है हमारे आंखों के अंदर एक मीडियम प्रोवाइड कराता है। एक्वस ह्यूमर कहाँ भरा होता है? एक्वस ह्यूमर भरा होता है प्यूपिल से लेके क्रिस्टलाइन लेंस तक। और विट्रस ह्यूमर कहाँ भरा होता है? लेंस से लेके रेटिना के बीच में। ठीक है। इसके बाद आता है रेटिना। कैटरीना की छोटी बहन रेटिना। रेटिना पे हमारी सारी क्या बनती है? इमेजेस। मतलब जितनी भी लाइट आती है बाहर से वो पूरी कन्वर्ज जाके कहाँ पे होती है? वो एग्जैक्ट कन्वर्ज होती है रेटिना पे। रेटिना पे जाके हमारी इमेजेस फॉर्म होती है। रेटिना पे दो टाइप की सेल्स होती हैं, रॉड शेप, कोन शेप। जब हम डिम लाइट में किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं दैट मींस उस टाइम पे कुछ सेल्स एक्टिव हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं रोड शेप। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट्स दिखाने का काम कौन करता है? रोड शेप सेल्स। एक और होती है कोन शेप सेल्स। अभी आप मेरी शर्ट का कलर देख पा रहे हो, तो इस कलर को देखने के लिए जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल है उनको अपन बोलेंगे कोन शेप सेल्स। तो रेटिना पे दो टाइप की सेल्स होती हैं, रॉड शेप, कोन शेप। अब ये जो इमेज हमारी आंखों के अंदर बनी है, आंखों ने तो ओनली इसको सेंस किया है। आंखों ने यहाँ पे क्या किया? ओनली इमेज फॉर्म की है। मेन दिखाने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन। अब ब्रेन तक ये सिग्नल्स लेके कौन जाएगा? तो रेटिना पे ही बहुत सारी नर्व्स का बंडल होता है। इन नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। तो ये ऑप्टिक नर्व्स जितने भी लाइट सिग्नल्स होती हैं इसको ब्रेन तक लेके जाती हैं। ये ऑप्टिक सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं किसमें कन्वर्ट होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, क्योंकि ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे वर्क करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आप ये पढ़ोगे, ये सारी नर्व्स के बारे में आप पढ़ोगे। ऐसे ही रेटिना पे कुछ ऐसा जोन होता है जहां पे ऑप्टिक नर्व्स का बहुत सारा गुच्छा होता है। तो ऑप्टिक नर्व्स अगर वहां पे होंगी तो रॉड शेप सेल्स और कोन शेप सेल्स वहां पे क्या होंगी? नहीं होंगी या बहुत कम होंगी। तो वहां पे अगर इमेज फॉर्म होगी तो वो इमेज हम देख नहीं पाएंगे। ऐसे जोन को हम बोलते हैं येलो स्पॉट या फिर ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट पे अगर कोई इमेज फॉर्म भी होगी तब भी हम उसको देख नहीं पाएंगे। ये था हमारी आईज का इंट्रोडक्शन। अब आई से रिलेटेड तीन टाइप के डिफेक्ट थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया में क्या था? माया मतलब मेरा
तो मेरे पास जो चीजें हैं वो तो दिखेंगी क्लियर, बट दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि एक जो नॉर्मल आई होती है वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर को डिस्टेंस को क्लियर देख सकती है और मैक्सिमम इंफिनिटी डिस्टेंस को क्लियर देख सकती है। अब जिस पर्सन को मायोपिया हो रखा है उसका फार पॉइंट जो है वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो चुका है। कहां शिफ्ट हो चुका है? आगे शिफ्ट हो चुका है। तो दूर अगर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को अपन नहीं देख पाएंगे। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, नियर पॉइंट जो है वो थोड़ा दूर शिफ्ट हो चुका है। तो 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नियर पॉइंट थोड़ा दूर हो चुका है। तो वहां पे अगर ऑब्जेक्ट होगा क्लियरली देख पाएंगे। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस की जरूरत होती है, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत होती है। एक और डिफेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, एज धीरे धीरे बढ़ने के साथ हमारे आंखों की जो सिलरी मसल्स हैं ये वीक होती जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि लेंस की साइज को कंट्रोल कौन करता है? सिलरी मसल्स। अब ये सिलरी मसल्स अगर वीक हो जाएंगी तो ये क्या करती है, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, लेंस थिक नहीं कर पाती हैं। अब थिक अगर नहीं कर पाएंगी तो पास की ऑब्जेक्ट्स देखने में नॉर्मली क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। आपने अपने घर पे बड़े लोगों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, जब भी मोबाइल या फिर कोई न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो उसको इस टाइप से दूर करके पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेस बायोपिया में कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सिलरी मसल्स जो है वो लेंस को थिक नहीं कर पाती है, ऐसे ही थिन भी कभी कभी नहीं कर पाती है। तो कुछ डिस्टेंस बाद भी हमको ऑब्जेक्ट दिखने क्या हो जाते हैं? बंद। ऐसी कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को या उस पर्सन को दोनों टाइप के लेंस लगते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉन्केव लेंस भी। ठीक है, कॉन्केव लेंस दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर दिखाने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस पास के ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे हमारा आता है प्रिज्म। प्रिज्म से जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट अपने पास से क्या कर जाती है? डेविएट कर जाती है। और व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में एंटर करती है तो ये व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। और ये 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये 7 कलर्स में डिवाइड क्यों होती है? ये 7 कलर्स में डिवाइड होने का रीजन ये होता है कि हमारा जो ग्लास है या प्रिज्म का जो मटेरियल है, ये प्रिज्म मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ऐसे तो 1.5 होता है, लेकिन हर एक कलर के लिए अलग अलग हो सकता है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम। अब जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी बेंडिंग भी क्या होगी? कम। तो वेवलेंथ जो है रेड की हाईएस्ट होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए लोएस्ट होगा, तो रेड की बेंडिंग भी क्या होगी? लोएस्ट। और वायलेट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ अगर सबसे कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो बेंडिंग भी सबसे ज्यादा होगी। तो एक व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर जाती है अलग अलग एंगल्स पे बैंड होती है। क्यों होती है? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो रेनबो की फॉर्मेशन जो है वो भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण ही होती है। हमारे जो रेन शावर जो होता है, रेन शावर के बाद जो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, ये ड्रॉपलेट्स एक टाइनी प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। ऐसे बहुत सारे टाइनी प्रिज्म एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब इन प्रिज्म में या इन वाटर ड्रॉपलेट्स में जब सनलाइट एंटर करती है तो लाइट क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है। अब ड्रॉप के अंदर एक और फिनोमेना अकर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि सपोज करो ये वाटर ड्रॉप है तो लाइट यहां से एंटर करी, एंटर करने के बाद इस वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, मतलब बाहर होनी चाहिए थी, तो लाइट रिफ्रैक्ट ना करके क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट। सर क्या पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है? नहीं, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करती है और कुछ लाइट क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस पर्सन के पास आएगी तो वो पर्सन जो है यहाँ पे रेनबो को देख पाएगा। रेनबो में सबसे ऊपर जो कलर दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? रेड दिखेगा, और नीचे जो कलर दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? वायलेट। इस टाइप से रेनबो फॉर्म हुआ था। इसके बाद हमने देखा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है? बच्चों ये तो आपको पता है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ किसी लिमिटेड हाइट तक बहुत सारी गैसेस हैं और इन गैसेस को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अब इन गैसेस की जो डेंसिटी है वो हर एक लेवल पे अलग अलग होती है या हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बहुत कम हाइट की बात करूं तो अर्थ के सबसे पास वाली जो लेयर होगी उस, ये मान लो कि ये अर्थ है, इसके जस्ट पास में अलग अलग लेयर्स हैं एयर की, तो सबसे पास वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी? रेयरर होगी। सर रेयरर क्यों होगी? देखो बच्चों, अर्थ के पास है
अर्थ के पास है तो दिन के टाइम पे ये अर्थ जो है हीट एब्जॉर्ब करेगी सन से, हीट एब्जॉर्ब करके अपने ऊपर जस्ट जो एयर है उसको देगी, तो ये एयर जो है वो गर्म हो जाएगी। अब ये गर्म हो जाएगी तो इसके पार्टिकल्स थोड़ी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। उसके जस्ट ऊपर वाली एयर जो है ये थोड़ी ठंडी होगी क्योंकि अर्थ की सरफेस से दूर है, ऊपर वाली और ठंडी होगी। तो जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे एयर की डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। डेंसिटी अगर इंक्रीज होती जाएगी तो हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज करेगा। तो अर्थ से एक सर्टेन हाइट तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लोअर से हायर जाता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइट पे जाने पे इंक्रीज करता है। इसलिए एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के दो सबसे मेन एग्जांपल जो हमारी बुक में दे रखे हैं वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड डिलेड सनसेट, अर्ली सनराइज। यहां क्या होता है बच्चों कि जब स्टार से लाइट आती है तो स्टार से आने वाली लाइट, मैक्सिमम लाइट जो होती है वो तो वैक्यूम से आ रही है। अब वैक्यूम से आने के बाद जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो अभी लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर कर रही है। इस केस में क्या होता है, इस केस में लाइट कंटिन्यूस क्या करती है, बेंड करती है। फिर जब अर्थ के और ज्यादा पास आ जाती है तो इस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिक्रीज होता चल रहा है, तो भी वहां पे क्या होती है, बेंडिंग होती है। अब हमारी आंखों में जो फाइनल लाइट आती है उस फाइनल लाइट को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो हमको स्टार्स की जो पोजीशन है वो एक्चुअल ना दिखाई दे करके एपरेंट दिखाई देगी। सपोज करो स्टार अगर यहाँ पे तो स्टार यहाँ पे ना दिखाई दे करके इधर दिखाई देगा। अब ये एटमॉस्फेयर जो है ये एक जगह रुका हुआ थोड़ी है, एयर का फ्लो तो आपको पता है लगातार होता रहता है। तो एयर का फ्लो कंटिन्यूस होने के कारण या एटमॉस्फेयर के स्टेबल ना होने के कारण ये स्टार की पोजीशन जो है कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, हर जगह पे अलग अलग होती है। ठीक है, अब इस जगह पे अगर पोजीशन दिखाई दे रही है तो यहाँ पे जो स्टार है वो फ्लिकर होता दिखा हुआ देखेगा, कैसा दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ पे जब दिखेगा तो यहाँ चमकेगा, यहाँ होगा तो इधर चमकेगा। तो ये एपरेंट पोजीशन भी लगातार क्या होती रहती है, चेंज। अब एपरेंट पोजीशन लगातार अगर चेंज होती रहेगी तो स्टार हमको कैसा करता हुआ दिखाई देगा, ट्विंकलिंग करता है वो स्टार दिखाई देगा। नेक्स्ट जो हमारा रीजन है वो है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। बच्चों क्या होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन की पोजीशन होती है वो होराइजन के पास होती है। होराइजन एक ऐसी जगह, सपोज करो ये अर्थ है तो यहां से मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, ये होराइजन हो गया। होराइजन के नीचे अगर ऑब्जेक्ट या सन होगा तो हमको नहीं दिखेगा, ऊपर होगा तो हमको दिख जाएगा। अब क्या होता है, सन जब होराइजन के नीचे आ जाता है जस्ट, तो यहाँ पे इससे चलने वाली लाइट जो है अर्थ तक पहुंचती है। अर्थ तक पहुंचती है तो कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन करती रहती है। हमारी आंखों में जो लाइट आती है उस लाइट को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो वो पोजीशन थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। तो इसलिए सन जो है मॉर्निंग में हमको जल्दी दिखाई दे जाता है। कितना जल्दी, 2 मिनट जल्दी दिखाई दे जाता है। सिमिलरली इवनिंग में भी ऐसा ही होता है। सन जो है वो होराइजन के नीचे जा चुका है बट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण सन अभी भी हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर। तो सनराइज जो है वो 2 मिनट अर्ली हो चुका है और डिले जो है वो 2 मिनट लेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। टोटल कितना टाइम एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है हमको, कौन, सन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जो कि लास्ट टॉपिक था, ये टॉपिक था हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एज एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स या पार्टिकल्स इनकी साइज बहुत कम होती है। साइज कम होती है कितनी, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब इतने छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं ये नेकेड आई से तो दिखाई नहीं देते हैं बट लाइट को एब्जॉर्ब करते और लाइट को फैला देते हैं। तो लाइट का फैल जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एटमॉस्फेयर का जो कलर होता है ब्लू, ये हमको क्यों दिखाई देता है, क्योंकि दिन के टाइम पे जो स्टार है या हमारा जो सन है वो अर्थ के नियरेस्ट है। इस कंडीशन पे एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनकी साइज बहुत छोटी है। तो छोटी साइज वाले छोटी वेवलेंथ को क्या कर देते हैं, स्कैटर। बड़ी साइज वाले बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर कर देते हैं। तो इस टाइम पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके स्मॉल वेवलेंथ को तो स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर करना मतलब कि फैला देना। छोटी वेवलेंथ को फैला देते हैं और बाकी सबको अपने पास ही रखते हैं।
इसलिए हमको स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू। सिमिलरली इवनिंग के टाइम पे जो स्काई का कलर है या सन का जो कलर है वो रेडिश अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सन जो होता है वो होराइजन पे होता है, ये डिस्टेंस जो होती है या इस टाइम पे जो डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा होती है। तो स्कैटरिंग जो है वो सारे कलर्स की होती है, क्योंकि उस टाइम पे छोटे पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं और बड़े पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं। अब छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं एज लाइट बहुत दूर से आ रही है, तो लाइट बहुत दूर से आ रही है तो वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है और लाइट कंटिन्यूस क्या करती रहती है, बैंड करती रहती है। सबसे ज्यादा बैंडिंग होगी वायलेट की और सबसे कम बैंडिंग होगी किसकी, रेड की। तो वायलेट जो है इतना ज्यादा बैंड हो जाता है या ब्लू कलर इतना ज्यादा बैंड हो जाता है कि वो अर्थ तक आता ही नहीं है। और अर्थ तक जो कलर पहुंच पाता है वो कौन सा कलर पहुंच पाता है, रेड कलर। इसलिए हमको स्काई जो है या सन जो है इवनिंग के टाइम पे रेडिश अपीयर होता है। सिमिलरली आपने देखा होगा जो भी सिग्नल्स होते हैं ये सिग्नल्स रेड कलर के ही क्यों यूज होते हैं, रेड कलर के इसलिए यूज होते हैं क्योंकि जब फॉग होता है तो फॉग के टाइम पे लाइट की स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन ये दोनों पॉसिबल है। तो लाइट की बेंडिंग हर कलर के साथ होगी, सबसे कम बेंडिंग या लीस्ट बेंडिंग किसके साथ होती है, रेड के साथ। तो हाईएस्ट वेवलेंथ की जो रेड कलर होता है उसको यूज करते हैं ताकि सिग्नल्स इजीली ट्रेन के ड्राइवर को या फिर बहुत दूर से जो भी ड्राइवर आ रहा है उसको इजीली दिख जाए। ठीक है, इसलिए सिग्नल्स में कौन से कलर यूज होते हैं, रेड कलर। ये था बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन किसका, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। अब हम क्या करने वाले, अभी तो इंट्रोडक्शन दे दिया, मुश्किल से ये 15-16 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, तो 15-16 मिनट की क्लास में मैंने आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया। आई नो दैट कि स्पीड बहुत फास्ट थी बच्चों, ये मैंने आपको रिवाइज कराया है शॉर्ट में कि यहाँ पे टॉपिक क्या क्या है। जब तक हमारे माइंड में टॉपिक्स पूरे क्लियर नहीं होंगे तब तक हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के एग्जांपल नहीं दे पाएंगे, आंसर्स नहीं दे पाएंगे जो ट्रिकी होंगे। ठीक है, ये पूरा अगर मैटर हमारे दिमाग में है दैट मीन्स हमारे को पूरे चैप्टर के टॉपिक याद है, और टॉपिक्स अगर याद हैं फिर तो आप फोकस कर सकते हो। अच्छा, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आया यार, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में होता था। ट्विंकलिंग वाला, अरे ट्विंकलिंग वाला तो उसमें आता था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। अच्छा, उससे रिलेटेड आंसर देना है। ठीक है, फिर डिफेक्ट से रिलेटेड, अच्छा डिफेक्ट तो आईज में 3 टाइप के होते हैं। जब तक हमारे माइंड में ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे या टॉपिक्स की सीक्वेंस नहीं होगी हम आंसर ढंग से नहीं दे पाएंगे या एक्चुअल जो रीजन होगा वो नहीं दे पाएंगे। आते हैं सीधा हमारी एनसीईआरटी की बुक पे, और एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, अब बच्चों देखो, दूर के ऑब्जेक्ट्स और पास के ऑब्जेक्ट्स दोनों को ही हमारी आंखें देख सकती हैं। दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए आंखें अपनी फोकल लेंथ बढ़ा देती हैं और पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए आंखें जो फोकल लेंथ क्या कर देती हैं, कम। तो हमारे आंखों के जो लेंस है, आंखों के अंदर जो लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, अकोमोडेशन ऑफ आई। तो अकोमोडेशन ऑफ आई के कारण फोकल लेंथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। प्रेस बायोपिया में तो आपको बताया था मैंने कि लेंस जो है बहुत ज्यादा थिक नहीं हो पाता है तो नियर ऑब्जेक्ट्स ढंग से नहीं देख पाते हैं। अकोमोडेशन मैंने आपको बता ही दिया, आंखों की एबिलिटी जिससे फोकल लेंथ कम ज्यादा हो सकती है उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। नियर साइटनेस मतलब पास का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और फार साइटेडनेस मतलब कि दूर का देख सकते हैं बट पास का नहीं देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अकोमोडेशन ऑफ आई। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। बच्चों ह्यूमन आई जो भी है एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे फॉर्म करती है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। कॉर्निया, बच्चों कॉर्निया का काम तो क्या होता है, मैक्सिमम लाइट को रिफ्रैक्ट करना या फिर बैंड करना। ज्यादातर लाइट की बेंडिंग कॉर्निया से होती है, मैंने आपको बताया था। तो लाइट का काम तो होता है बेंडिंग करने का। सेकंड है आइरिस। आइरिस किसकी साइज को कंट्रोल करता है, आइरिस प्यूपिल की साइज को छोटा बड़ा करने का काम करता है। ठीक है, प्यूपिल का काम होता है डिम लाइट में बड़ा हो जाना, ब्राइट लाइट में छोटा हो जाना। बस प्यूपिल का काम होता है लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना कि कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर जाएगी। और लास्ट हो गया रेटिना।
ऑब्वियसली कैटरीना की छोटी बहन जो रेटिना होती है वहीं पे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। अगला, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बच्चों अभी मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, बट दो चीजें हमको याद होनी चाहिए, एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एक हेल्दी आई जो होती है उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और फार डिस्टेंस कितनी होती है, इंफिनिटी। मतलब कि 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक हम क्लियरली देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट, यंग के बाद चल रहे हैं, मतलब कि उसकी आंखों में भी डिफेक्ट होने के चांसेस क्या हैं, कम है। यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, ये और बोल दिया उन्होंने कि नॉर्मल विजन है, ठीक है। तो यंग बोलने का मतलब कि उसमें प्रेस बायोपिया तो नहीं होगा। विद नॉर्मल आई विजन इज अबाउट ऑब्वियसली 25 सेंटीमीटर, सोचना ही नहीं है यहाँ तो। The change in focal length of an eye lens is caused by the action of, ऑप्शन है pupil, retina, ciliary muscles, iris। बच्चों मैंने आपको बताया था कि आंखों के अंदर जो लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, तो लेंस छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, पॉइंट पे ध्यान देना, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से हमारे जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम ज्यादा होती है। आई लेंस की तो फोकल लेंथ कम ज्यादा होती है, बट किसकी हेल्प से होती है, सिलरी मसल्स की हेल्प से। आपको बताया था सिलरी मसल्स की हेल्प से हमारी आंखों की फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम ज्यादा हो जाती है। प्यूपिल का काम मैंने आपको बता दिया, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। रेटिना, रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। सिलरी मसल्स लेंस की साइज को छोटा बड़ा करती हैं, और आइरिस प्यूपिल की साइज को कम ज्यादा करती हैं। ओके, अब यहाँ पे अगला जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। बच्चों जैसे ही मैं पावर नेगेटिव की देखता हूं या फिर फोकल लेंथ नेगेटिव की देखता हूं, मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, कॉन्केव लेंस। नेगेटिव पावर जो होती है वो किसकी होती है, कॉन्केव लेंस की। अभी तो मैंने आंसर नहीं निकाला है, बट मैं ये बोल सकता हूं कि इस पर्सन को एक कॉन्केव लेंस लगा हुआ है, और कॉन्केव लेंस किसमें लगता है, मायोपिया में। इस टाइप से आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए। छोटा सा नंबर देखा और इस छोटे से नंबर को देख करके बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मायोपिया हो रखा है, यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। चलो, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। पावर की जगह अगर मैं -5.5 रखूंगा तो ये 1/f आ जाएगा, f उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1/-5.5, और ये किस में आएगा, मीटर में। सेंटीमीटर में अगर फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में अगर फाइंड आउट करनी है तो 100 सेंटीमीटर कर दो मीटर की जगह, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 टाइम्स 11 टाइम्स, तो 200/11 सेंटीमीटर नेगेटिव में क्या गई, फोकल लेंथ। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसको इंडिकेट कर रही है, कॉन्केव लेंस को। A person needs a lens of power -5.5 diopters for correcting his distant vision। distant vision को क्लियर करने के लिए कॉन्केव लेंस चाहिए होता है, ठीक है। For correcting his near vision, अच्छा, एक तो डिस्टेंट विजन की भी प्रॉब्लम है इसको, और नियर विजन की भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रेस बायोपिया के होने के चांसेस हैं। अब नियर विजन को क्लियर करने के लिए 1.5 डायोप्टर लेंस की जरूरत है। पावर पॉजिटिव है मतलब कि वेरी गुड, कॉन्वेक्स लेंस है। पावर हो गया 1/f इक्वल टू 1.5। f अगर फाइंड आउट करना है तो ये जाएगा ऊपर, ही आ जाएगा नीचे। मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर के लिए क्या करें बच्चों, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर कर दें, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 200/3 सेंटीमीटर, ये आ गई फोकल लेंथ। पॉजिटिव फोकल लेंथ है, दैट मींस कॉन्वेक्स लेंस। What is the focal length of the lens required for correcting distant vision? Distant vision को क्लियर करने के लिए फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, निकाल दी। नियर विजन को क्लियर करने के लिए फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, इतनी। हो गया, क्वेश्चन ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार पॉइंट of a myopic person
अच्छा बच्चों, मायोपिक पर्सन की बात चल रही है तो मायोपिया पहले क्लियर होना चाहिए। देखते हैं मायोपिया क्या होता है। ये एक पर्सन है, इसको मायोपिया हो रखा है। ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तो क्लियर देख पा रहा है बट इंफिनिटी को क्लियर नहीं देख पा रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट होना कहां चाहिए, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा तो ये आंखें उसको क्लियर नहीं देख पाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, इसका जो फार पॉइंट होता है ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है। फार पॉइंट थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। मतलब कि उसका जो फार पॉइंट है वो यहां पे शिफ्ट हो चुका है, जो कि 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो दिखेगा 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 दिखेगा, इसके बाद नहीं दिखेगा, इसके बाद नहीं दिखेगा। अब सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है, फिर क्या होगा देखते हैं ऑब्जेक्ट कहां खड़ा है। What is the nature and power of the lens required to correct the problem? एक तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। कौन सा नेचर होना चाहिए लेंस का और वो लेंस कौन सा होना चाहिए। बच्चों लेंस हम पता लगा सकते हैं पावर से या फिर फोकल लेंथ से। अगर नेगेटिव फोकल लेंथ या पावर है तो कॉन्केव, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स। मायोपिया में इसे तो आपको पता है कॉन्केव लेंस लगता है, फिर भी हम करके देखते हैं। अब सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है इंफिनिटी पे, क्या इसको दिखेगा नहीं। क्या हो गया कि इसको मायोपिया हो रखा है। यहां पे होता तो दिख जाता, इधर होता तो दिख जाता दिख जाता दिख जाता दिख जाता दिख जाता दिख जाता, इसके बाद नहीं दिखेगा। तो हम ऐसा कुछ काम करेंगे कि यहां पे एक ऐसा लेंस लगाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन जाए। तो 80 सेंटीमीटर को 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है इसको तो हम v ले लेंगे, और वो जो जहां पे ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट, अच्छा इंफिनिटी पे भी हो सकता है, इंफिनिटी से थोड़ा पहले भी हो सकता है, हमको डिस्टेंस पता नहीं है। हमने फार पॉइंट नॉर्मल आई का जो होता है वो लिया है इंफिनिटी। इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहां पे बन जाए तो ये पर्सन देख पाएगा। ठीक है, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f = 1/v - 1/u। अच्छा बच्चों साइन देखो, जो भी लेंस होगा वो यहीं पे होगा, चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो। हमने पढ़ा हुआ है लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस क्या होती हैं, नेगेटिव, क्योंकि लाइट लेफ्ट से ही तो आ रही है। देखो ऑब्जेक्ट वहां है, वहां से लाइट आएगी, तो लाइट लेफ्ट से आ रही है, इसलिए लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिव, राइट साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव। ये दोनों ही लेफ्ट में हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे नेगेटिव। 1/-80 माइनस इंफिनिटी, ये तो जीरो ही हो गया, 1/∞ 0। तो फोकल लेंथ जो हो गई 1/f = -80 हो गया, तो फोकल लेंथ हो गई 80 सेंटीमीटर नेगेटिव में। नेगेटिव फोकल लेंथ है, इसका मतलब कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस की अगर पावर फाइंड आउट करनी है तो पावर इक्वल टू होता है 100/f डायोप्टर। 100/f फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो, ठीक है, और 1/f तब यूज करना है जब आपकी फोकल लेंथ मीटर में गिवन हो। हमारी फोकल लेंथ जो ये सेंटीमीटर में ही थी, इसलिए मैंने पावर का फॉर्मूला 100/f यूज किया है। 100/80 माइनस डायोप्टर बन गया 5/4, मतलब कि 1 माइनस में 1.25 डायोप्टर। ये आ गया उस लेंस की पावर। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, ये तो हो गया। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। बच्चों हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट करते हैं, इसका रे डायग्राम आपके पास बना हुआ है, ठीक है, तो वो मेरे को यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। द नियर पॉइंट ऑफ एन हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। अच्छा बच्चों, नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे। ये डाटा आपको गिवन नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, बट ये आपको पता होना चाहिए
कि नियर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होता है 25 पे। सपोज करो ये मार्कर 25 पे है और मैं नॉर्मल आई हूं तो मुझे इजीली दिख जाएगा, बट मुझे हाइपरमेट्रोपी अगर हो जाए तो मैं नियर डिस्टेंस नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मेरा नियर पॉइंट जो है वो थोड़ा पीछे शिफ्ट हो चुका है यहाँ। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो मुझे दिखाई नहीं देगा। अब मैं ऐसा कोई लेंस पहनूंगा कि लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना देगा, पीछे। इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर बन जाएगी पीछे यहाँ पे तो मैं इसको इजीली देख पाऊंगा। तो कौन सा ऐसा लेंस यूज करें वो देखते हैं। ये नियर पॉइंट होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पे, बट इसको तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया है और इसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है 1 मीटर पे। मतलब यहां से 1 मीटर अगर दूर चलेंगे तो 1 मीटर बोलने का मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रख दिया, क्या ये देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमको बनानी पड़ेगी पीछे। इसको हम क्या लेंगे, u, और इस डिस्टेंस को क्या लेंगे, v। तभी तो हमारी आंखें ढंग से देख पाएंगी। ऑब्जेक्ट अगर यहां पे होगा तो नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इधर नियर पॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि मेरे को डिफेक्ट आ चुका है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज पीछे बनाएगा कौन, हम जो लेंस यूज करेंगे, नया लेंस जो लगाएंगे उसको इमेज बोल देंगे। ये u हो गया, ये v हो गया, दोनों ही नेगेटिव होंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पे 1/f is equal to 1/v minus 1/u, 1/f as it is, 1/v मतलब कि minus 1/100 minus 1। मैंने वैल्यूज पुट कर दिए साइन के साथ, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। 1/f एलसीएम बोलो 100 के टेबल में 100 वन टाइम आएगा तो यहाँ बचेगा -1, माइनस माइनस प्लस, फिर 25 के टेबल में 100 कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। तो 1/f कितना हो गया, 3/100। फोकल लेंथ कितनी हो गई, 100/3 सेंटीमीटर। और यही अगर आपको पावर पे निकालनी हो तो 100/f फॉर्मूला यूज कर दो। 100/f क्यों, डायोप्टर में निकालना है ना हमको, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, या तो इस फोकल लेंथ को पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर 1/f फॉर्मूला लगा दो। करो मीटर में कन्वर्ट, लो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड दूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा, फोकल लेंथ आ गई 1/3। फोकल लेंथ का इन्वर्स करो, पावर आ जाएगी डायोप्टर में, 3 डायोप्टर क्या आ गई, पावर। अच्छा, पॉजिटिव पावर या पॉजिटिव फोकल लेंथ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स। वेरी गुड। Why is the normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 centimeter? हमारी आंखें जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख पाती हैं? अच्छा बच्चों देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी, अकोमोडेशन ऑफ आई, कि आंखों की फोकल लेंथ जो है वो सेल्फ एडजस्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आंखों का लेंस क्या होता जाएगा, थिक होता जाएगा। ठीक है। अब बच्चों आंखों के लेंस के थिक होने की भी एक लिमिट होगी। ये जो सिलरी मसल्स होती हैं आंखों के लेंस को थिक करेंगी, बट एक लिमिट तक थिक करेंगी। वो लिमिट जब खत्म हो जाएगी तो हमारी आंखों की फोकल लेंथ और ज्यादा कम नहीं हो सकती, और ज्यादा कम नहीं हो सकती तो और ज्यादा पास के ऑब्जेक्ट्स हमको दिखेंगे भी नहीं। अब ये मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक थिक हो सकता है, 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट सबको क्लियर दिखा सकता है, इससे पास वाले ऑब्जेक्ट्स को दिखा नहीं पाएगा। रीजन आपको क्या लिखना है कि हमारा लेंस जो है एक सर्टेन लिमिट तक थिक हो पाता है, मतलब फोकल लेंथ को कम कर पाता है, उससे ज्यादा कम फोकल लेंथ पॉसिबल नहीं है। सो जो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट होंगे वो भी क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट या फिर आंसर की फ्रेमिंग जो होती है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। आंसर अगर आपको पता है और फ्रेमिंग करनी आपको अगर आती है तो यही तो डिफरेंस होता है फिर अच्छे मार्क्स गेन करने वाले बच्चे में और कम मार्क्स गेन करने वाले बच्चे में।
एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है तो हर बच्चे को 3 मार्क्स नहीं मिलते हैं, किसी को 1 मिलते हैं, किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 3 मिलते हैं। जिसकी फ्रेमिंग ज्यादा अच्छी होगी उसको मार्क्स वैसे ही मिलेंगे। आगे, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस in the eye when we increase the distance of an object from the eye? What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? बच्चों, इमेज तो हमेशा हमारी आंखों के अंदर ही बनेगी, और कहाँ पे बनेगी? वो रेटिना पे बनेगी। तो चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, इमेज तो हमेशा कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनेगी। इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा था यहाँ पे, इमेज साइज की बात नहीं कर रहा था। वाई डू स्टार्स ट्विंकल? स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं ये हमने पढ़ ही लिया पहले, ठीक है, इसका रीजन आप लिख लोगे। एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अब बच्चों, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकलिंग करते हैं? यहाँ पे 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो स्टार्स की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हमारे यहाँ से स्टार्स की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारे अर्थ के जो क्लोजेस्ट स्टार है जिसको हम सन बोलते हैं वही 8 मिनट ईयर की डिस्टेंस पे, ठीक है, मतलब कि सनलाइट को आने में भी 8 मिनट लगते हैं। बट जो प्लैनेट्स हैं ये तो बहुत पास होते हैं। तो पास जो होते हैं तो लाइट की बेंडिंग एक तो इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है, लाइट की बेंडिंग अगर हो भी गई तो अपरेंट पोजीशन उनकी चेंज हो गई। बट ये ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं? ये ट्विंकलिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। ये तो वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो इनसे सन के पास जाती है। सन से लाइट गई इनके पास, उस लाइट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। Why does the sun appear reddish early in the morning? मैंने रेडिश का रीजन आपको बता ही दिया कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, सारे कलर्स की लाइट होती है, रेड कलर की बेंडिंग कम होती है, वायलेट ब्लू इन सारे कलर्स की बेंडिंग ज्यादा होती है। तो अर्थ तक कौन सा कलर पहुंच पाता है? रेड, इसलिए सन का कलर भी कैसा दिखता है, स्काई का कलर कैसा दिखता है? रेडिश। Why does the sky appear dark इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? अब बच्चों, हम तो स्काई में कभी गए नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट ने बताया होगा कि उनको स्काई कैसा दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है। बच्चों, पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे स्काई का कलर अलग अलग दिखता क्यों है। जैसे मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमको स्काई का कलर कैसा दिखाई दे रहा है? व्हाइट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सारे कलर्स की इक्वल अमाउंट में स्कैटरिंग हो रही है और सारे के सारे कलर्स हमारी आंखों में आ रहे हैं। जब सारे के सारे कलर्स हमारी आंखों में आएंगे तो सारे कलर्स मिलके कौन सी लाइट बनाते हैं? व्हाइट लाइट। इसलिए स्काई कैसे दिखाई देता है? व्हाइट। बट दिन के टाइम पे वो कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। ब्लू इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे इस टाइम पे जो एटमोस्फेयर में पार्टिकल प्रेजेंट है या फिर सनलाइट जहां से आ रही है वो ब्लू कलर स्कैटर होता हुआ आ रहा है। ब्लू कलर अगर स्कैटर होता हुआ आ रहा है दैट मीन्स ब्लू कलर की स्कैटरिंग हुई है और बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं। इवनिंग के टाइम पे रेडिश दिखाई दे जाता है, बट रात के टाइम पे क्या होता है? रात के टाइम पे स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। अच्छा बच्चों, ब्लैक और व्हाइट कोई कलर नहीं होता। व्हाइट एक ऐसी जगह होती है जहां से सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और ब्लैक एक ऐसी जगह होती है जहां पे सारे कलर क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि रात के टाइम पे अगर हमको स्काई ब्लैक दिखाई दे रहा है दैट मीन्स वहां पे जितनी भी लाइट है वो सारी एब्जॉर्ब हो चुकी है और हमारी आंखों तक नहीं आ रही है, इसलिए हमको क्या दिखाई दे रहा है? डार्कनेस दिखाई दे रहा है। आप एक डार्क रूम के अंदर चल जाओ, क्या वहां पे आप किसी को देख सकते हो? नहीं। अगर उस रूम में 3-4 पर्सन भी होंगे और वो कुछ नहीं बोलेंगे तो आपको 3 पर्सन या 4 पर्सन भी दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि डार्क रूम में कंप्लीटली लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, अगर होगी भी तो भी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब। तो चाहे वो ब्लू कलर के कपड़े पहन के बैठा हो, रेड पहन के बैठा हो, येलो पहन के बैठा हो, ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, पर्सन आपको नहीं दिखेगा। अब एस्ट्रोनॉट को ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉट तो स्काई में, ठीक है,
तो हम यही बोल सकते हैं कि वहां पे ब्राइट लाइट की एब्सेंस है या व्हाइट लाइट की क्या है, एब्सेंस है, और वहां पे ब्लू कलर की या किसी भी कलर की स्कैटरिंग भी नहीं हो पा रही है किसी भी। इसमें रीजन यही तो पूछा हुआ है कि ब्लू कलर क्यों नहीं देखते हैं, तो हम ये बोलेंगे भाई वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे लाइट की स्कैटरिंग भी नहीं होगी, और लाइट की अगर स्कैटरिंग भी नहीं होगी तो लाइट दिखेगी भी नहीं। ठीक है, लाइट का पाथ कब दिखता है, जब लाइट की स्कैटरिंग होती है। स्काई में हो सकता है कि वो ऐसी जगह पे खड़े हो या ऐसी जगह पे देख रहे हो कि सन की लाइट वहां तक पहुंच ही नहीं रही है। अब सन की लाइट पहुंच ही नहीं रही तो वहां ब्राइटनेस तो वैसे ही नहीं दिखेगी। ऊपर से वहां पार्टिकल्स भी प्रेजेंट नहीं है। अब पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो ब्लू कलर या फिर कोई सा भी कलर दिखेगा भी नहीं। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं एनसीईआरटी बुक के। बट फिर भी अब सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, केस बेस्ड स्टडीज आ रही हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं। तो इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उनका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, जरूर करूंगा, और हो सकता है कि वीडियो भी बना दूं। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।